जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के एक इम्पोर्टेंट सत्याग्रह के बारे में, जो कि खेड़ा सत्याग्रह रहने वाला है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर खेड़ा सत्याग्रह क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, आखिर खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया जाता है, इसका नेतृत्व कौन करता है और इसका परिणाम क्या होता है। तो पूरी कहानी के मदद से समझेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर होता है। तो आपको बता दो कि गुजरात जो कि राज्य है, वहाँ पर एक जिला पड़ता है जो कि खेड़ा है। वहीं पर इस सत्याग्रह को किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1918 में किया जाता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में, जो कि 1918 में वो भी किया जाता है, जो कि अहमदाबाद में किया जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह भी किया जाता है और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी किया जाता है। और यह किसके नेतृत्व में होता है? तो जो दोनों सत्याग्रह है वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाता है। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हो गया वह 1918 में किया जाता है, लेकिन किनके बीच होता है? तो यह किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच होता है। तो जो सत्याग्रह किया जाता है वह किसान करते हैं और इसका नेतृत्व कौन करता है? तो महात्मा गांधी करते हैं। तो जो खेड़ा के किसान होते हैं उन्हीं के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया जाता है। आखिर जो किसान रहते हैं वह क्यों मजबूर हो जाते हैं खेड़ा सत्याग्रह को करने के लिए? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे कौन से कारण बन जाते हैं जिनके कारण किसान को मजबूरन सत्याग्रह पर उतरना पड़ता है और विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है? तो आपको बता दो कि 1918 ईस्वी में सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होता है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है और जो फसलें होती हैं वह खराब हो जाती हैं। जो खेड़ा होता है उस जिला में जो फसल होती है वह खराब हो जाती है। तो जिसके कारण फसल खराब हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसानों को बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाता है कि फसल ही बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में उसका पूंजी भी डूब गया और फसल भी बर्बाद हो गया। तो किसान को भारी नुकसान हो जाता है। किसान बहुत ही ज़्यादा उल्टा कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि जो किसान रहते हैं बहुत ही गरीब रहते हैं। जो यहाँ पर समृद्ध किसान रहते हैं उनको तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब किसान रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। और ऊपर से ब्रिटिश सरकार जो कि कर लगान लगा देती है, और ऐसा लगान लगाती है कि अगर आप सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। तो पूरी कहानी बताऊँगा। और आपको बता दूँ कि 1917-18 में प्लेग महामारी फैलता है। 1917-18 में प्लेग महामारी फैलता है, जिसके कारण जो जनसंख्या रहती है उसमें इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग मारे जा चुके रहते हैं। जो प्लेग महामारी फैलता है उसके कारण बहुत सारे लोग मारे जा चुके रहते हैं और बहुत सारे लोग मर भी रहे होते हैं। तो जिसके कारण और दूसरा टेंशन इधर है, और दूसरा टेंशन जो ब्रिटिश बढ़ा देता है कर लगाकर, और बढ़ती महंगाई। आखिर उस समय जो चीज़ रहता है, लोहा का दाम रहता है, कपड़ा का दाम रहता है, तो इन सभी चीज़ों का दाम यहाँ पर बढ़ जाता है। आखिर क्यों? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है। 1914 से लेकर 1918 के बीच में यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसके कारण जो रहता है लोहा जो कि हथियार के रूप में प्रयोग होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो कपड़े होते हैं उसका रेट बढ़ जाता है, लेकिन जो यहाँ पर अनाज रहता है उसका रेट यहाँ पर नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर जिसके कारण जो किसान रहता है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह गरीब रहते हैं, उनका डेली का कमाना था, डेली का खाना था। तो ऐसे में जो किसान रहते हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है बढ़ती महंगाई के कारण। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार रहती है वह तो भू राजस्व लेती थी, यानी कि जिसमें कि जो किसान कृषि करते थे उसके बदले पर कर लेती थी, तो उसी को भू राजस्व कहा जाता है। तो जो लगान रहता है उसमें 23% की वृद्धि कर दी जाती है। जो किसान रहते थे वह तो लगान तो देते ही थे, लेकिन जब प्लेग फैलता है, जब महामारी फैलता है और जब फसल खराब हो जाता है तो यहाँ पर क्या करता है जो ब्रिटिश रहता है वह 23% का और वृद्धि कर देता है।
अब सोचने वाली बात आती है कि आखिर ब्रिटिश क्या देखकर 23% की और वृद्धि कर देता है। तो आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश रहते हैं, जो ब्रिटिश सरकार रहती है, वह एक रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट में कैसे भी तैयार कर देती है पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट तैयार कर देती है। और इस रिपोर्ट में क्या कहती है ब्रिटिश सरकार, इस बार फसल अच्छा हुआ है तो इसलिए हम लगान को और बढ़ाएंगे। अब सोचिए कि वहाँ पर ब्रिटिश किस तरीके से रिपोर्ट को जारी कर दिया और उल्टा यहाँ पर लगान को और बढ़ा दिया। तो किसान जो पहले से डूब चुके थे और 23% की वृद्धि कर देता है, किसान का हालत और ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात आ जाती है कि आखिर ब्रिटिश सरकार कौन सा रिपोर्ट जारी कर देता है, किस तरीके से रिपोर्ट को बनाता है और 23% की वृद्धि कर देता है। वैसे तो जो ब्रिटिश जो अंग्रेज रहते हैं वह तो भारत को डुबाने के लिए ही आते हैं और भारत को डुबा के ही चले जाते हैं। तो 23% की वृद्धि हो जाता है। तो ऐसे में जो किसान रहते हैं उनकी तो हालत ख़राब हो गई, हालत पूरा टाइट हो गया। तो ऐसे में फिर जो किसान रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, तो उनको स्थानीय जो नेता रहता है उससे मदद मांगनी पड़ती है। जो स्थानीय नेता रहते हैं उनसे किसान मदद मांगते हैं और उस समय एक सभा चल रही होती है जो कि गुजरात सभा नाम से चल रहा होता है। और उसका अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो उसका अध्यक्ष रहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो जो किसान लोग रहते हैं वह गुजरात सभा को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से किसान की स्थिति यहाँ पर खराब हो रही है, कृपया हमारी मदद करें। तो उस समय महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल चल रहा होता है, तो उसके कारण अहमदाबाद मिल हड़ताल में बिजी रहते हैं। तो फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज देते हैं, खेड़ा में भेज देते हैं और कहते हैं कि जाइए किसानों का हालचाल पूछिए, वहाँ पर देखिए कि आखिर स्थिति क्या है। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और वहाँ की स्थिति को देखते हैं कि आखिर किस तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा है। जो अंग्रेजी सरकार है पूरे तरीके से अंधा हो चुकी है और बिना यहाँ पर जांच किए डायरेक्ट एक रिपोर्ट तैयार कर देता है और उसमें डायरेक्ट लगान में 23% की वृद्धि कर देता है। तो इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों की बात को सुनते हैं और फिर किसान को कहते हैं कि देखिए, किसान को एकजुट करते हैं और संगठित करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि तो कोई भी कर नहीं देगा, कोई भी लगान नहीं देगा। और इस तरीके से एक रिपोर्ट फिर जारी करते हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रिपोर्ट जारी करते हैं और अंग्रेज को फिर दिखाते हैं कि देखिए सही में जो फसल था वह खराब हो चुका है, फसल नष्ट हो गया था। और यहाँ पर टॉपिक है राजस्व संहिता। तो राजस्व संहिता का मतलब क्या हो गया, तो राजस्व संहिता का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि 1/4 यानी कि 25%, 1/4 यानी कि 25%। अगर 25% से अगर फसल कम उत्पादन होता है, अगर फसल 25% से कम उत्पादन होता है तो ऐसे में लगान माफ़ कर दिया जाता था, लगान को माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ उल्टा लगान को बढ़ा दिया जाता है। जो ब्रिटिश रहता है वह रिपोर्ट जारी कर देता है कि फसल अच्छा हुआ था, लेकिन इनको क्या मालूम था फसल यहाँ बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में फिर जो 25% जो फसल कम हुआ था उससे भी कम हुआ था, 25% से भी कम हुआ था फसल। तो ऐसे में तो राजस्व संहिता कहता है कि हमको कर नहीं देना है, किसानों को कर नहीं देना है, लगान नहीं देना है। तो इसका भी यहाँ पर कहा जाता है, राजस्व संहिता के बारे में भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है रिपोर्ट में कहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है। जो ब्रिटिश सरकार रहती है इस रिपोर्ट को खारिज कर देती है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रिपोर्ट बनाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो प्लेग महामारी है और सूखा के कारण फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण जो किसान है वह 25% से भी कम फसल को उत्पादन करते हैं तो उनका कर माफ होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है, इस रिपोर्ट को यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हार जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, तो फिर महात्मा गांधी को बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो जो स्थानीय नेता रहते हैं, वह कहते हैं कि महात्मा गांधी जी आप आइएगा तभी काम बनेगा। यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार है वह हमको यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरा बात को यहाँ पर ठुकरा दिया, हम रिपोर्ट भी तैयार किए थे। तो ऐसे में फिर महात्मा गांधी जी का आगमन होता है, महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, रिपोर्ट जारी किया जाता है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है और फिर महात्मा गांधी का आगमन होता है। और महात्मा गांधी जी का आगमन होता है
तो महात्मा गांधी जी भी ब्रिटिश सरकार से बात करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार रहती है वह वैल्यू नहीं देता किसी को। नहीं, हम 23% की वृद्धि कर दिए हैं तो हम लगान लेबे करेंगे, तो उनका मानना रहता है। तो महात्मा गांधी भी जिद्दी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वह सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। आखिर सत्याग्रह वर्ड का मतलब क्या होता है, तो सत्याग्रह वर्ड का मतलब होता है कि सत्य के लिए अडिग रहना, यानी कि जो चीज़ सही है वह चीज़ सही है, उस चीज़ को हम मान के रहेंगे। तो जो गांधी जी रहते हैं वह भी सत्याग्रह पर उतर आते हैं, यानी कि जो यहाँ पर गलत है वह चीज़ गलत है, हम यहाँ पर सही करके रहेंगे, तो महात्मा गांधी जी कह देते हैं। और किसानों से फिर क्या कहते हैं, तो किसानों से कहते हैं कि कोई भी कर नहीं भरेगा। और किसान लोग कहते हैं महात्मा गांधी से, अगर हम लोग कर नहीं जमा करेंगे तो फिर हम लोग का जो ज़मीन है वह जब्त कर लिया जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार है हम लोग का ज़मीन को जब्त कर लेगा और साथ ही साथ हमको मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा। तो महात्मा गांधी भी कह देते हैं नहीं, जो करना है करने दो, कर हम लोग नहीं भरेंगे। तो जो किसान रहते हैं कर नहीं भरते हैं, तो फिर अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जो किसानों की ज़मीन है उसको जमा कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो किसान के बैल गरू ये सब रहता है उसको भी जब्त कर लेते हैं। किसानों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। तो फिर जो महात्मा गांधी रहते हैं वह लगातार सत्याग्रह करते रहते हैं, पूरा रैलियाँ निकालते हैं, अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं, उनकी बात को नहीं मानने के लिए कहा जाता है, साथ ही साथ कर को तो देने के लिए नहीं कहा जाता है, तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए नहीं कहा जाता है। और लगातार महात्मा गांधी सत्याग्रह करते रहते हैं। और फिर जो ब्रिटिश सरकार रहती है वह अंत में कह देती है कि हम हार मानते हैं, जो किसान है वही जीत गए। और फिर महात्मा गांधी की जीत होती है। अब यहाँ पर इसका परिणाम क्या निकलता है, आखिर इसका परिणाम क्या निकलता है, महात्मा गांधी इसलिए क्या मांग करते हैं, तो देख सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा मांग किया जाता है और ब्रिटिश सरकार फिर फैसला लेती है कि जो लगान है वह माफ़ कर देते हैं। जो सक्षम किसान नहीं है, जो समृद्ध किसान नहीं है, जो गरीब किसान है, उसके लगान को माफ़ कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो भूमि जो अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं उस भूमि को भी वापस कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो गरू भैंस रहता है उसको भी कब्जा कर लिया जाता है, उसको भी वापस कर दिया जाता है। और जो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो समृद्ध किसान है, जो अमीर किसान है, वही सिर्फ लगान को भरेगा, क्योंकि वह सक्षम है देने के लिए, वह आसानी से दे पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी स्थानीय नेता होते हैं जैसे कि इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई और मोहनलाल पांड्या। तो ये सभी स्थानीय नेता हो गए जो कि महात्मा गांधी का साथ देते हैं और खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेते हैं। तो इन नामों को भी ध्यान में रखना है। और आपको बता दो कि महत्वपूर्ण रूप से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं वह महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं और महात्मा गांधी का साथ देते हैं। तो आपको यह भी बात को ध्यान रखना है। तो यही था खेड़ा सत्याग्रह, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जीत हासिल करते हैं। और आपको बता दो कि इससे पहले महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया जाता है, जो कि बिहार में किया जाता है, और नील के किसान का नेतृत्व करते हैं। और इसके बाद फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में होता है, शहर में होता है। तो अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।